हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली पीआईबी बेस्ड है। पीआईबी के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली जाती है उसके बिहाफ पर है। मतलब अभी पीआरएस ने एक रिपोर्ट बताई और उसने बताया कि जो मानसून सेशन है हमारा, आपको पता है कि पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अब इनका एक सेशन, 3 सेशन होते हैं बेसिकली साल भर में, है ना, कि जो आपको विंटर सेशन होता है, समर और मानसून। मानसून सेशन रिसेंटली कंडक्ट हुआ और मानसून सेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको लेकर रिपोर्ट आई है कि लगभग 13% टाइम यूटिलाइज हुआ मानसून सेशन का। मतलब जो बिल पास हुए, जो बहस हुई, जो एक्टिविटीज पार्लियामेंट में हुई, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। इस संबंध में ये रिपोर्ट आई पीआरएस की, जो काफी चिंताजनक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इस रिपोर्ट के बारे में करेंगे। साथ ही पार्लियामेंट में किस तरह की प्रोसीडिंग होती है, पार्लियामेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, पार्लियामेंट का पार्ट, या अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा, इसके अलावा दो यूपीएससी बेस्ड एमसीक्यूज भी हम देखेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट होता है उसमें जो पार्लियामेंट का सेगमेंट होता है उसमें से लगभग हर साल क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी में। स्टेट पीसीएस में भी, किसी भी स्टेट पीसीएस में ऐसा नहीं है जिसमें पार्लियामेंट के टॉपिक से क्वेश्चन ना आए हों। इसलिए ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जो टाइटल देख पा रहे हैं, या अगर हम बात करें न्यूज़ देख पा रहे हैं, उस न्यूज़ के बारे में कि मानसून सेशन जो है, अगर हम बात करें जो मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट एडजर्न सांडाई, 12 बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के द्वारा 12 बिल यहाँ पे पास हुए हैं, उसके बारे में ये टाइटल कह रहा है। और क्योंकि ऑथेंटिसिटी दिखाना जरूरी है, क्योंकि पीआईबी में है, यूपीएससी ने लास्ट ईयर जो करंट अफेयर पूछे उसमें से 30 क्वेश्चंस में से लगभग 20 से 22 पीआईबी से आए। और मैंने करंट अफेयर जो कवर किया उसमें से भी आपको करंट अफेयर से लगभग 25 क्वेश्चंस मिले, 22 से 25 स्टेटमेंट मिला, कभी न्यूज मिली, क्योंकि मैक्सिमम हमने पीआईबी को कवर किया। तो अभी इस साल क्या पर्पज है हमारा, कि जो करंट अफेयर पीआईबी में आ रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये जो पीआईबी का करंट अफेयर है ये कल द हिंदू के करंट अफेयर बन जाएगा। तो जो पीआईबी का ऑथेंटिक करंट अफेयर आ रहा है उसके बिहाफ पर हम उसे स्टैटिक से जोड़ के एनालिसिस करें। तो अभी तो हम पहले ये न्यूज देख लेंगे, फिर इसका स्टैटिक एनालिसिस करेंगे, मेंस के एंगल भी यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि जो मानसून सेशन 2026 का रहा है वो पार्लियामेंट का, विच वॉज कमेंस्ड बाई मंडे 20th of July 2026 हैज बीन एडजर्न सांडाई ऑन थर्सडे 13 अगस्त 2026। द सेशन वाज प्रोवाइडेड 19 सीटिंग स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ 25 डे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बेसिक बात ये कर रहा है कि जो सांडाई स्थगन हुआ कब से कब तक चला, 20 जुलाई से लेके अगर हम बात करें 13 अगस्त तक के बीच चला, ये यहाँ पे बात हो रहा है। और इसमें 11 बिल आए, है ना, इंट्रोड्यूस किए गए लोकसभा में, 2 बिल इंट्रोड्यूस किए गए राज्यसभा में, 12 बिल पास हुए बाई लोकसभा एंड 12 बिल वर पास्ड बाई द राज्यसभा। टोटल नंबर ऑफ बिल पास्ड बाई बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेशन इज 12। ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है न्यूज की। अब न्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें कौन कौन से बिल बने, हम अलग अलग टॉपिक लेके आ ही रहे हैं। जैसे हमने कल एमएमडीआर एक्ट के बारे में देखा था, है ना, मिनरल्स माइंस रेगुलेशन एक्ट के बारे में अभी कल हमने आर्टिकल देखा था। तो आप जाएं सर्च कर सकते हैं। और उस वीडियो के माध्यम से हमने उस बिल के बारे में समझा था। तो जो इंपॉर्टेंट बिल है उन पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये पूरा वीडियो रहेगा किस पर, प्रोडक्टिविटी पर रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं नोट्स में, एक नोट्स ले लेते हैं, एक पेज, और उसमें हम बात करते हैं आज के जो करंट अफेयर है उनके संबंध में। ठीक है। अगर मैं ब्लैक कलर का नोट्स यहाँ पे कर देता हूँ तो आई थिंक आपको सुटेबल रहेगा। ठीक है। इसमें आई थिंक ज़्यादा लाइट आपको दिख रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये बात करना जरूरी है कि ये जो सेशन है, मानसून सेशन है, थोड़ा सा पेन में थिक कर लेता हूँ। ठीक है। ये क्यों रिलेवेंट है, इसकी रिलेवेंस क्या है, इस टॉपिक की रिलेवेंस क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये टॉपिक सीधे जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। इंडियन पॉलिटी में अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है, ये अगर हम बात करें पार्लियामेंट का जो टॉपिक है उससे उससे जुड़ा हुआ है। साथ ही पार्लियामेंट जो कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट कमेटीज होती हैं उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है या संविधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ। तो जीएस पेपर 2 के बारे में यहाँ पे जीएस पेपर 2 से कम्प्लीटली लिंक टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे। और यहाँ पर हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये रिपोर्ट किसकी है, पीआरएस की रिपोर्ट है। पीआरएस की रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि लगभग अगर आप देखोगे तो 15% टोटल टाइम है ना, वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ, इसके अलावा ज़्यादातर टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाया। अब इससे क्या कंसर्न होते हैं, क्या की कंसर्न इससे बनते हैं, क्या मामले इससे बन सकते हैं, ठीक है ना, क्या इश्यूज इससे आ सकते हैं। तो पहला यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला इंपॉर्टेंट इशू क्या होता है कि पहले ये भी देख लेते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है। की कंसर्न अगर हम बात करें, कारण की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार व्यवधान हो रहा है। लगातार मतलब अगर आप देखोगे जो पार्टी पावर में है ना, जो पार्टी पावर में जो पार्टी है, इसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी है ना, अपोजिशन विपक्ष है, उनके बीच अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा मतभेद है, बहुत ज़्यादा हंगामे हो रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई जा रही है, ठीक है ना। मतलब अगर आप देखें तो जो भी राजनीतिक दल हैं उनमें सहमति नहीं है। तो पहला तो ये है कि विपक्ष और पक्ष में सहमत नहीं है डिबेट के लिए, और जो विपक्ष की पार्टी है उसमें भी अलग अलग दलों में अलग अलग अपने मत हैं। इस बात को लेकर अगर आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। दूसरा अगर हम बात करेंगे, इसका परिणाम भी ये हो रहा है कि जो इम्पोर्टेंट बिल होते हैं, इम्पोर्टेंट जो बिल होते हैं उनमें चर्चा नहीं हो पा रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है, उनमें डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, पा रहा है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें जो क्वेश्चन आवर है या प्रश्नकाल है, क्वेश्चन आवर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जीरो आवर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना, जीरो आवर है तो उसको प्रॉपर यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। अब ये जो इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, इसकी वजह से अगर हम बात करेंगे परिणाम क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका, और क्या की इशू है, इम्पैक्ट क्या है और क्या की इशू जिससे निकल के सामने आ रहे हैं। पहला है हेस्टी लेजिस्लेशन। मतलब क्या, हेस्टी लेजिस्लेशन। अब हेस्टी लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि जल्दबाजी में कानून का निर्माण। कुछ कानून ऐसे हैं कि एक दिन भी उनमें डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, वो कानून उनको बना दिया जा रहा है, उन बिल को पास कर दिया जा रहा है। ना तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजे जा पाते और ना ही उन पे प्रॉपरली डिस्कशन हो पाता। तो हेस्टी लेजिस्लेशन सबसे बड़ा इशू निकल के सामने आता है कि जल्दबाज का जल्दी में कानून का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे को बोलेंगे वीकनिंग, वीकनिंग फाइनेंशियल, वीकनिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें जो वित्तीय जवाबदेही है इसमें कमी देखने को मिल रही है। ये इशू निकल के सामने आ रहा है। तो पहले कि जल्दी कानून बन जा रहा है, उस पर डिस्कशन नहीं हो पा रही, इंपॉर्टेंट कानून पर टाइम नहीं दिया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरा जो वीकनिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट इशू निकल के सामने आ रहा है। तीसरा रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही है किसकी, एग्जीक्यूटिव की, वो यहाँ पे कम होती जा रही है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो तीसरा ये सबसे बड़ा इशू निकल के सामने आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन आवर में है, एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो आवर में है, तो उसमें जो जवाबदेही है वो कम होती जा रही है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें प्रॉपर आंसर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सारे की इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं, खासतौर पर ये देखने को मिला है। और चौथा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इशू पता क्या है, वो है क्या, ग्रेटर जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवेंशन। अब ग्रेटर जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती है तो जुडिशरी क्या करती है, इंटरवेंशन करती है और जुडिशरी कानून बनाने लगती है। और ये कब देखा गया था, जो विशाखा गाइडलाइन का इशू आया था। विशाखा गाइडलाइन जो जुडिशरी ने जारी की थी, वो बेसिकली किस इशू करना था 2013 के आसपास में, वो बेसिकली काम था लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट अकाउंटेबल नहीं हुई, पार्लियामेंट ने प्रॉपरली काम नहीं किया, इस वजह से जो बिल है या अगर हम बात करें जो काम है जुडिशरी ने किया, जुडिशरी ने इंटरवेंशन किया और इस वजह से ये सारी चीज़ें सामने निकल के आई। तो एक तो ये बात सामने आ रही है, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट है कि जो लोकतंत्र है हमारा, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इससे लोकतंत्र भी हमारा कमजोर है। लोकतंत्र में अगर हम बात करें ना, डिस्कशन, डिबेट, डेलिबरेट है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, डिबेट भी नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ क्लैश हो रहा है। और इस क्लैश की वजह से जो लोकतंत्र है हमारा वो कमजोर हो रहा है। तो ये 5 की इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं जो अभी
हमारे सामने हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से जो हमें पता चला। एक तो पहला ये कि जल्दबाजी में कानून का निर्माण हो जाता है, हेस्टी लेजिस्लेशन, बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा वीकनिंग फाइनेंशियल जो अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही यहाँ पे कम हो जाए। तीसरा अगर हम बात करें रिड्यूस एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, कार्यपालिका की जो जवाबदेही वो कम होती जा रही है। चौथा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ग्रेटर जुडिशियल इंटरवेंशन, जैसा कि विशाखा गाइडलाइन में देखने को मिला। पांचवा वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। तो ये तो सारे हो जाते हैं मुद्दे, कौन कौन से इश्यूज निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी बात हो जाती है क्या कि थोड़ा सा हमें स्टैटिक नॉलेज भी इसके बारे में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे ना प्रीलिम्स में यही चीजें पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अभी तो हमने मेंस का एंगल देखा ना, पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है पार्लियामेंट की, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैं बात करूंगा आर्टिकल आर्टिकल 79 की। आर्टिकल 79 क्या क्या कहता है? आर्टिकल 79 ये कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट माने जाएंगे। तो एक तो ये आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट कंसिस्ट क्या 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 हो जाएगा इसके अंदर? प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपका लोकसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा। और इसी के अंदर आपका राज्यसभा आ जाएगा, राज्य राज्यसभा आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि जो पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी। लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा और ये आपको प्रेसिडेंट आ जाएगा। ठीक है ना, राज्यसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 79 इसके बारे में बात करता है। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकुलरली राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा? ये आर्टिकल 79 होगा। और आर्टिकल जो 80 है, आर्टिकल 80 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। क्या? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ये कौन बात करता है? आर्टिकल 80 बात करते हैं। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा का गठन कैसे होगा, राज्यसभा मेंबर कैसे, कौन मेंबर अपॉइंटमेंट होगा, किनको चुना जाएगा। तो आपको ये बात बेसिक पता होनी चाहिए कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। आपके यहाँ भी कोई सांसद होंगे वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते, उनके चुनने के कई तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि जो राज्य के विधायक हैं उनके द्वारा उनका चुनाव होता है अलग अलग राज्यों के माध्यम से। दूसरा है कि जो मनोनयन, अगर हम बात करें राष्ट्रपति मनोनीत करता है अलग अलग क्षेत्रों से, तो उनके बारे में देखेंगे। तो राज्यसभा के मेंबर का जो राज्यसभा के मेंबर का जो चुनाव व्यवस्था होती है, या अगर हम बात करें उनकी चयन व्यवस्था होती है, वह अलग है। लोकसभा के मेंबर की चयन व्यवस्था अलग है। तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे राज्यसभा की, पार्टिकुलरली राज्यसभा के बारे में देख लें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो राज्यसभा में अधिकतम मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए कितना? 250 मेंबर होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्तमान संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग 250 में से 238 किस तरह से होने चाहिए? इलेक्टेड होने चाहिए। अगर हम बात करें 238 होने चाहिए क्या? इलेक्टेड, इलेक्टेड होने चाहिए। और 12 मनोनीत होने चाहिए, 12 नॉमिनेटेड होने चाहिए, 12 नॉमिनेटेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड होने चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात होती है किसके संबंध में? राज्यसभा के संबंध में, कि राज्यसभा में 250 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 238 इलेक्टेड होनी चाहिए, या अगर हम बात करें चयनित होने चाहिए, चयनित होने चाहिए। और 12 नॉमिनेटेड या मनोनीत होने चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 ये सदस्य आ सकते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना। पहला 12 जो आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? लिटरेचर से, लिटरेचर से आ रहे हैं, या साइंस, साइंस। तीसरा आर्ट। और चौथा, चौथा सोशल सर्विस, समाज सेवा, समाज सेवा। तो 12 जो मनोनीत होते हैं इस क्षेत्र से होते हैं। अगर आपने आर्ट के फील्ड में आपने देखा होगा कि रेखा और बहुत सारे लोग, आई थिंक जया बच्चन भी आई थिंक आर्ट फील्ड से हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कला के क्षेत्र से होते हैं, लिटरेचर के फील्ड से होते हैं, साइंस के फील्ड से होते हैं, और सोशल सर्विस के फील्ड से भी होते हैं। क्योंकि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पार्लियामेंट में होना चाहिए। इस वजह से 12 लोगों का मनोनयन इस आधार पर किया जाता है। तो ये तो बात हो जाती है बेसिक के, बेसिक बारे में। अब अगर हम बात करें, ये तो बात हो गई। अब हम आएंगे किसमें? लोकसभा में भी आएंगे। लेकिन थोड़ा सा राज्यसभा के बारे में एक और फैक्ट जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। राज्यसभा के बारे में क्या, कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है,
परमानेंट बॉडी है। मतलब क्या, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, परमानेंट बॉडी है, ठीक है ना, परमानेंट बॉडी है, ठीक। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है। और इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, उच्च सदन भी बोला जाता है, सदन बोला जाता है। और जब इसमें जो लोग चुने जाते हैं उनका, अगर हम बात करें, हर 2 वर्ष में लगभग चुनाव होता है, कार्यकाल तो उनका भी 5 वर्ष का होता है ना। और प्रत्येक 2 वर्ष में अगर हम बात करेंगे कि 1/3 मेंबर क्या करते हैं, अब जैसे मान के चलो कि 90 मेंबर हैं, तो 1/3 मेंबर 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे, उनका जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो फिर रिप्लेस हो जाएंगे। तो मतलब अगर आप देखो, कभी ऐसा नहीं होता कि सारे मेंबर एक साथ जाते हैं, सारे मेंबर एक साथ आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि 1/3 मेंबर जब जाते हैं, फिर उनका फिर नए मेंबर आते हैं, फिर दूसरे 1/3 चले जाते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के मेंबर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट आ जाते हैं हम किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, लोकसभा के बारे में देख लेते हैं कि लोकसभा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लोकसभा का जो कंपोजिशन है, संगठन है, अगर हम बात करें या संगठन या कंपोजिशन की बात करें, किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 80। संगठन आर्टिकल 80 में आपको देखने को मिलेगा, नहीं 81, 81 80 में तो वही हमने देखा उसका। आर्टिकल 81 में आपको लोकसभा के बारे में आपको देखने को मिलेगा, लोकसभा का जो संगठन है उसके बारे में। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे चुनाव होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से होता है, डायरेक्ट इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोग यहाँ पे चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोग चुने जा रहे हैं, और इनका टाइम पीरियड कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करें, ये तो लोकसभा के मेंबर हो गए, है ना। और लोकसभा के मेंबर जनरल 545 अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं और राज्यसभा के मेंबर कम है। एक तो ये बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में, ठीक। अब अगर हम बात करें कि लोकसभा हो गए, राज्यसभा के मेंबर का काम क्या रहता है, तो काम तो आपको पता ही है कि कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल में डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद उसमें वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद वो दूसरे सेशन में जाता है या राज्यसभा में जाता है। मतलब अगर हम बात करें पार्लियामेंट प्रोसेस कैसे करती है, तो पार्लियामेंट प्रोसेस करने का तरीका अगर हम देखें, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोसीडिंग की बात करते हैं, प्रोसीडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हो गई लोकसभा, यहाँ पे हो गई राज्यसभा, यहाँ पे हो गई प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो मान के चलो कि कोई बिल है, कोई बिल है, ये बिल अगर लोकसभा में आ सकता है या तो राज्यसभा में भी जा सकता है। लोकसभा में गया या राज्यसभा में गया, अगर लोकसभा में गया तो वो बिल पास होने के बाद, डिस्कशन डिबेट होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और अगर राज्यसभा में बनाया गया बिल तो डिस्कशन डिबेट होने के बाद लोकसभा में जाएगा। कोई भी बिल, कोई व्यक्ति बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, अलग अलग टाइप के बिल होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में चाहे कहीं भी बिल आए, दोनों में जाना तय है। जब दोनों से पास हो जाता है, दोनों से पास हो जाता है, उसके बाद वो बिल साइन के लिए जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट के बाद या राष्ट्रपति के बाद, ठीक है ना। उसके बाद वो बिल क्या होता है, कानून बन जाता है, गजट में प्रकाशित होता है वो बिल, कानून बन जाता है। या कोई संविधान संशोधन है, उसके बारे में भी सेम चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की प्रोसीडिंग होती है। लेकिन अब क्या होता है कि हर एक बिल पर हर एक व्यक्ति डिस्कशन नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ लोग कैपेबल हों, कुछ ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, पार्लियामेंट कमेटीज बनाई जाती है, संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, संसदीय समितियां बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, कोई भी बिल अगर मान के चलिए है, इस बिल पर क्या करेंगी, इस बिल पर डिटेल स्क्रूटनी करती हैं, डिटेल स्क्रूटनी करती हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। और ये क्या करती हैं, उन पर डिटेल चर्चा होगी, इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट आते हैं। और इस वजह से अगर हम बात करें कि जो बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास जाता है, उस बिल पर अलग अलग स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, उनसे भी डिस्कशन किया जाता है। और वो जब बिल उनके पास पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रहता है, उसके बाद वहाँ से डिस्कशन होने के बाद फिर वो पार्लियामेंट में लौटता है, फिर उस पर फिर अगर वो पास होता है तो वो एक बेहतर बिल कहलाता है, क्योंकि हर एक स्टेक होल्डर से वहाँ पे चर्चा हो चुकी होती है। लेकिन अगर कोई बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं जाता और बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं लोगों के विरोध होने को। तो इस तरह की जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, वो कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी, एक तो पहला है इंपॉर्टेंट पीएससी, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसे बोला जाता है, लोक लेखा समिति से बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी आपको देखने को मिलेगी एस्टीमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति। इसे बेसिकली खर्चे के संबंध में एनालिसिस, मतलब जितना असेसमेंट, जितना प्रेडिक्ट किया गया तो उतना असेसमेंट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें भी करती है काम, ठीक है ना। तीसरा अगर हम बात करें, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के संबंध में। फिर डिपार्टमेंटल, तो बेसिकली कमेटी दो टाइप की होती हैं, परमानेंट कमेटी और एडहॉक कमेटी। लेकिन ये कुछ कमेटी के एग्जांपल है, तो दो तरह की होंगी,
स्थायी समिति और तदर्थ समिति जो हर वर्ष बनाई जाएंगी, हर साल बनाई जाएंगी, उन्हें परमानेंट कमेटी बोला जाता है, स्थायी समितियां बोला जाता है, जिनको डिमांड के अकॉर्डिंग, मान के चलो कोई इशू चल रहा है या जैसे मान एआई को लेके कोई कमेटी बना दी जाएगी, तो वो एडहॉक कमेटी बनेगी, क्योंकि तुरंत जो मुद्दा है उसको लेके वो कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन अगर हर साल कोई कमेटी बनाई जाएगी, उसे परमानेंट कमेटी बोला जाएगा या उसे स्थायी समिति बोला जाएगा। तो दो तरह की कमेटीज होती हैं। अब ये है क्यों, मुद्दा क्या है कि अभी अगर आप देखोगे ना, तो पार्लियामेंट्री जो बिल है वो बहुत कम पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास भेजे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि बिल पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो भी बिल पास हो रहे हैं उनमें जो डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन बाद बिल को पास कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये लगता है कि ज़्यादा डिस्कशन होने से या ज़्यादा डेप्थ में हम जाते हैं तो बिल में देरी हो जाती है, बिल को पास करने में बहुत सारी देरी हो जाती है इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास बिल जाने से उसमें डिटेल स्क्रूटनी होने के चांसेस रहते हैं, लोगों सभी स्टेक होल्डर के जो ओपिनियन है उसके चांसेस रहते हैं, और जो पब्लिक का जो परसेप्शन है वो खराब नहीं हो पाता। ठीक है, पब्लिक का परसेप्शन भी उसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए जो बिल है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के थ्रू होने चाहिए। तो ये चीज़ अभी इशू सामने निकल के सामने आ रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में। ठीक है, अब जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन हो रहा होता है, कोई चीज़ चल रही होती है, तो उसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग, पार्लियामेंट्री सिटिंग। ठीक है ना, तो जिसे फर्स्ट आवर बोला जाता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिज्म जो पार्लियामेंट में, अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा में किया जाता है। तो क्वेश्चन आवर होता है जिसे प्रश्नकाल बोला जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। फर्स्ट आवर सिटिंग यही यूपीएससी ट्रैप बनाता है, इसमें प्रश्नकाल इसे कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जीरो आवर, जीरो आवर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बेसिकली ये पार्लियामेंट्री इनोवेशन माना जाता है। तो यहाँ पर यूपीएससी ट्रैप करता है, पार्लियामेंट्री इनोवेशन माना जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया। ठीक है ना, तो अगर कोई भी मान के चलो अर्जेंट मैटर जिसे कोई एमपी रेज करना चाहता है, अर्जेंट इशू है, इसको रेज करना चाहता है, रेज करने के लिए वो जीरो आवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जीरो आवर में से क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो जीरो आवर इज नॉट द मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक क्या है, एग्जीक्यूटिव, अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, जिसे जीरो आवर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो ये दोनों की टर्म आपको पता होने चाहिए। फिर धन कुछ इंपॉर्टेंट बिल आपको पता होना चाहिए, जैसे मनी बिल, मनी बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे आर्टिकल 110 में मेंशन किया जाता है। तो मनी बिल, धन संबंधी जो विधेयक होते हैं उनको इसमें पेश किया जाता है, और इसमें लोकसभा की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जनरली क्या होता है कि अलग अलग बिल में लोकसभा की अलग अलग और राज्यसभा की अलग अलग पावर होती है। लोकसभा जनता के द्वारा चुनी गई है तो ज़्यादा पावर समटाइम्स देखने को मिलती है अलग बिल में। तो मनी बिल में लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है ना, और मनी बिल को रोकने का अधिकार राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का होता है ना, उसके बाद उनको वापस करना होता है। तो कोई भी बिल अगर मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया जाता है तो उसके पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका भी चैलेंज ये है कि आधार कार्ड को जब मनी बिल की तरह पेश किया गया, लेकिन आधार कार्ड मनी बिल तो है नहीं, तो इसको लेके भी क्वेश्चन उठा कि पार्लियामेंट क्या करती है, लोकसभा मनमानी करती है और किसी बिल को मनी बिल की तरह प्रेजेंट कर देती है। और मनी बिल जब प्रेजेंट हो जाता है तो उस वजह से अगर आप देखेंगे राज्यसभा के पास पावर नहीं रहती, इस वजह से फिर उसमें डिस्कशन डिबेट नहीं होता। लेकिन अगर उसे सिंपल बिल की तरह पेश किया जाए, ऑर्डिनरी बिल की तरह पेश किया जाए, तो इसमें राज्यसभा के पास भी बराबर पावर होती है, तो राज्यसभा में डिस्कशन होगा, नहीं तो ज्वाइंट सिटिंग होगी। ज्वाइंट सिटिंग होगी 108 आर्टिकल के अंतर्गत, चलिए ये भी लिख लीजिए। ज्वाइंट सिटिंग जिसे संयुक्त बैठक कहा जाता है, संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग 108 आर्टिकल के अंतर्गत, तो उसमें दोनों सदन बैठेंगे, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठेंगे, फिर उसमें वोटिंग होगी। तो अगर किसी बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान होता है तो बेसिकली ज़्यादा डेमोक्रेटिक बिल होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा जल्दी पास कराने के चक्कर में समटाइम्स बहुत सारे बिल को मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो मनी बिल इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, पार्लियामेंट्री कमेटीज में इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें कि आखिर चैलेंजेस तो हमने सारे यहाँ पे देख लिए, चैलेंज तो सारे हमने यहाँ पे देख लिए, लेकिन अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये आपको जानना जरूरी है, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, आप लोग भी एक बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पे मैं, गिव मी अ सेकंड, हाँ, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक साइड कुछ आर्टिकल लिख दे रहा हूँ, है ना, कुछ आर्टिकल लिख देता हूँ, और वो किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल। ठीक है ना, और उसके प्रोविजन क्या है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन। जैसे आर्टिकल 79 है, तो आर्टिकल 79 किसके बारे में बात करता है, कंपोजिशन के बारे में बात करता है। जो कंपोजिशन है, संसद का जो गठन है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 49। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जब कभी संसद के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो इस आर्टिकल से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर आर्टिकल जो 80 है वो लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में बात करता है, लोकसभा के गठन के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 81 है लोकसभा, आर्टिकल 80 राज्यसभा, ये मिस्टेकली हो गया, राज्यसभा के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 81 आपको लोकसभा के बारे में बात करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 85 जो सेशंस होते हैं या सत्र होते हैं उनके बारे में बात करता है, सत्र शुरू होना, सत्र खत्म होना, और ये बात करता है आर्टिकल 85, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 105 बात करता है विशेषाधिकार की, स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है, किसके, जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनके प्रिविलेज की बात करता है, कि जो पार्लियामेंट के में जो भी चीज डिस्कशन हो रही है उसको लेके कोई बाहर न्यायपालिका में कोई इशू नहीं बनाया जा सकता, उन पे केस नहीं किया जा सकता। तो ये सारी प्रिविलेज जो मिलती है 105 में मिलती है, उसे कई बार यहाँ पे बताया गया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए थे, आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके बारे में हमने 108 के बारे में देखा, जिसमें ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है, ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है। आर्टिकल 110 है, मनी बिल के बारे में बात होती है, इसमें मनी बिल के बारे में बात होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्टिकल 112 है, एनुअल फाइनेंशियल बिल के बारे में बात होती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात होती है, बजट जिसको कहा जाता है। हालांकि बजट कीवर्ड का मेंशन नहीं है, लेकिन बजट के बारे में बात यहाँ पे होती है। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस के बारे में बात होती है, ऑर्डिनेंस के बारे में बात होती है, अध्यादेश के बारे में बात होती है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इस तरह के कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आर्टिकल 75(3) भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए। 75(3) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स की होती है, सामूहिक दायित्व होती है, किसकी, मिनिस्टर्स की, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हमने यहाँ पर देखे, है ना। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, पीडीएफ में मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बना लीजिएगा, समटाइम्स मैं भूल गया तो आपको, आपके पास कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने यहाँ पे नोट कर ली है तो आपके लिए सफिशियंट, अगर कोई आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पे बनेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं मेंस के एंगल पर, कि आखिर अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसको कैसे सुधारा जा सकता है या इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को टैकल करेंगे। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पहला तो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनको कंसिडर किया जाना चाहिए, और बहुत सारे बिल जिन पे स्क्रूटनी की आवश्यकता है उनको भेजा जाना चाहिए। दूसरा, क्या क्या हम कर सकते हैं, कि अगर हम बात करें कि जो सेशन का टाइम है उसको बढ़ाया जा सकता है, डिस्कशन डिबेट को और प्रमोट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है ना। सहमति निर्माण, कंसेंसस बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, सहमति निर्माण की बात कर सकते हैं, निर्माण की बात करते हैं। लिमिट कम से कम एक टाइम पीरियड तो सेट ही होना चाहिए कि इसमें हम लोग क्वालिटी टाइम डिस्कशन करेंगे, या क्वालिटी जो इश्यूज हैं उनको हम यहाँ पे टैकल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन जो प्रोसेस, उसमें सुधार की बात की जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं पार्लियामेंट में जो प्रॉब्लम अभी चल रही है, पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट आई उसको ठीक करने के लिए। तो ये टॉपिक हमने पार्लियामेंट के बारे में देखा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, आपको बताना कि स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि पार्लियामेंट कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पार्लियामेंट को लेके आपको स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को लेके कंसिडर करना है। पहला यहाँ पे आप बता सकते हैं स्टेटमेंट क्या है, जीरो आवर, जीरो जो आवर है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन है, explicitly mention in constitution, mention in the constitution, ये क्या है यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कि भाई जीरो आवर की हमने बात की, जीरो आवर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट में अगर बात करूँ कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिजोल्यूशन, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो राज्यसभा के बारे में पूछूंगा, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, है ना। तो ये तो आपको पता है कि परमानेंट हाउस है, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि राज्य इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ये आपको पता है कि नहीं पता। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना, ये पहला गलत है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। तीसरा क्या बोल सकता हूँ,
आर्टिकल एक दे देता हूँ। चलिए, आर्टिकल जो 80 है, आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 बात करता है किसके बारे में, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा। अब इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। 1 पेयर, केवल एक क्विक सही है। 2 पेयर, 3, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है, ठीक है ना, और आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न में बोला गया 80 जो है वो लोकसभा में बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया 81 लोकसभा के बारे में, 80 तो राज्यसभा के बारे में। डाउट यहाँ पे 79 की वजह से आता है। 79 कंपोजिशन की बात करता है, संसद के कंपोजिशन की बात करता है, जिसमें लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आप इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं और आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब मैं बता देता हूँ मेंस का क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, मेंस का क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन, ठीक है। मेंस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी इज नॉट, is not merely, merely a procedural, procedural concern, but a challenge, challenge to legislative quality, legislative, legislative quality, quality, ठीक है ना। डिस्कस इट, डिस्कस, ठीक है। 250 वर्ड में ये क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर राइटिंग करना है। इसका आंसर राइटिंग सेशन मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे तो जो प्लेलिस्ट में, उसमें आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, किस कैसे इस पे आंसर राइटिंग करनी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यूपीएससी जीपीएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बीएपीएस प्रमुख अकेडमी के वेरियस कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।